दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में मिली सियासी शिकस्त के बाद महागठबंधन के अंदर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला और उसके बाद पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया। अब पप्पू यादव के बयान में कितने तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है, वह भी एक सवाल है। लेकिन इसके साथ ही प्रणब झा जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने उस हार को लेकर कुछ बातें की हैं। उन्हें साफ किया है कि वे महागठबंधन के उम्मीदवार थे, महागठबंधन का चेहरा था। तो यह जो हार है निश्चित रूप से महागठबंधन की हार है, उनकी व्यक्तिगत हार नहीं है। इसके साथ ही प्रणब झा ने सीएम हेमंत से भी उम्मीद जताई है कि इस हार की समीक्षा हो, गद्दारी किसने की, जो बेवफाई किसने की, उसकी शिनाख्त की जाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब इसको लेकर कोई बड़ी पहल होती नहीं आ रही है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस मामले को विराम देने की कोशिश की है ताकि गठबंधन बचा रहे। लेकिन प्रणब झा निश्चित रूप से इस मांग को करते नजर आ रहे हैं कि सीएम हेमंत को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर तमाम सियासी जो आरोप प्रत्यारोप है, खुलासे हैं, प्रणब झा का जो बयान है, उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद जी हैं। मनीष जी, आपको जोहार। सबसे पहले बात हम लोग पप्पू यादव से शुरू करते हैं। पप्पू यादव ने महागठबंधन के अंदर जो चल रहा था आरोप प्रत्यारोप, जेएमएम उसको बता रही थी, कांग्रेस उसको बता रही थी, कांग्रेस की ओर से राजद और माले की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। और उधर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया कि 50 विधायकों के नेता सीएम हेमंत, एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि कांग्रेस की जो मांग है या कांग्रेस का जो आरोप है, कहीं ना कहीं उसमें आंशिक सत्यता है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव ने जो बयान दिया वो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले नहीं दिया। हालांकि उन्होंने पीछे में कांग्रेस पार्टी का बैनर जरूर लगा रखा था, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से अधिकृत, वो तो निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस पार्टी को अपने तरीके से समर्थन दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वो चुनाव जीते। अब उसको जिस तरीके से भी लीजिए। एक मिनट रुकूंगा मनीष जी, तो क्या कांग्रेस की ओर से कोई बात आई? कांग्रेस ने इस बात को खारिज किया कि प्रणब झा जो बयान दे रहे हैं उनका अधिकृत बयान नहीं है और यदि उनके झंडे का इस्तेमाल हो रहा है, पप्पू यादव कांग्रेस का बैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस को लग रहा है कि उनके लिए कोई तो मुखर हुआ। दरअसल में पप्पू यादव के पूरे बयान को अगर आप सुनेंगे तो पप्पू यादव के जो टारगेट पर है सिर्फ वो तेजस्वी यादव नजर आए। वो मुख्य रूप से झारखंड की बात कर रहे थे, लेकिन वो साधने की कोशिश कर रहे थे बिहार को। उन्होंने कई तरीके की चीजें कही, कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के चीजों को जोड़ने की कोशिश की। जिस तरीके से वो चीजें बता रही हैं उस तरीके से चीजें हुई होंगी, इसकी कोई संभावना या गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उन्होंने अपने तरीके से तार जोड़ा, कहानी कुछ बनाने की कोशिश। 19 नंबर कमरा, निजामुद्दीन, मनोज मंडल, कितने किरदार ले लाए, बस से पैसा गया, बस इस तरह के उन्होंने आरोप लगाया। अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, क्या सत्यता है नहीं सत्ता है वो तो परिमल नाथवानी जान रहे होंगे, या फिर जिन्होंने पैसे लिए होंगे, अगर लिए हैं तो जिन्होंने लिए होंगे वो जान रहे होंगे कि कैसे उनको पैसे दिया गया। लेकिन पप्पू यादव ने जो कहते हैं कि बहती गंगा में अपने तौर पर हाथ धोने की कोशिश की, जो एक तरीके से ठीकरा आरजेडी को लेकर रूप से फोड़ा जा रहा है, तो उसमें उन्होंने अपनी भड़ास पूरी तौर पर निकाला। लेकिन उन्होंने कई सवाल अपने तौर पे खड़े किए। वो उन्होंने सवाल सरयू राय को लेकर भी खड़ा किया, जयराम महतो का नाम लेकर भी नाम नहीं, जयराम महतो का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन निर्दलीय विधायक के तौर पर उसको जयराम महतो को भी कटघरे में खड़ा किया और आरजेडी को सबसे ज्यादा उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सच्चाई और ये एक ऐसी, ये राज्यसभा चुनाव का परिणाम एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसको कोई सुलझा नहीं पाया, जिसको कोई भी सुलझा नहीं सकता है। ये बोफोर्स घोटाला हो गया। बोफोर्स घोटाला की जांच होती रही, सरकारें बनती रही। अब अमूमन देश में कई ऐसे घोटाले हैं जिसका कभी उद्भेदन नहीं हुआ, किसी का उसका कभी छोड़ नहीं पता चला कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। और ये राज्यसभा चुनाव अपने आप में मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहला ऐसा राज्यसभा चुनाव होगा जिसमें ये पता नहीं है कि किसने वास्तव में किसने क्रॉस वोटिंग। क्योंकि अमूमन जब भी कभी ऐसा हुआ है, जैसे आप देखिए कर्नाटक में 10 बीजेपी के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की तो पता चल गया, उत्तर प्रदेश में जब क्रॉस वोटिंग हुई तो पता चल गया, बिहार में जब क्रॉस वोटिंग में पता चल गया, झारखंड में पता नहीं चला। तो झारखंड में
अपने आप में एक रोल, मतलब एक रोल मॉडल झारखंड के तौर पर उतरा है। हॉर्स ट्रेडिंग का पहले भी था, पहले हॉर्स ट्रेडिंग में झारखंड में जब भी हुआ है तो पता चल गया है, कई चीजें आई हैं। झारखंड तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, राज्यसभा के लिए खास तौर पर हमेशा से झारखंड का जब से निर्माण तब से झारखंड बदनाम रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। इस बार उम्मीदें थी, और प्रणब झा भी इसी का जिक्र कर रहे थे कि इस बार उम्मीदें थी कि ये जो झारखंड के ऊपर जो एक हॉर्स ट्रेडिंग का कलंक है, वो कलंक कम से कम इस बार दूर जाएगा। लेकिन झारखंड के विधायक जो है वो धन्य है, और उन्होंने दिखा दिया कि वो जो परंपरा बनी आ रही है झारखंड की, उस परंपरा को वो किसी तौर पे तोड़ेंगे नहीं। और आगे के लिए भी उन्होंने अब देखिए कि अगर इस इतने हॉर्स ट्रेडिंग तमाम तरह के चीजों खरीद फरोख्त के बाद भी अगर परिमल नाथवानी हार जाते तो एक मैसेज आता कि नहीं, आप धन बल से चीजों को नहीं खरीद सकते। अब एक मार्केट खुल गया है, जिस बात का प्रणब झा ने भी जिक्र किया कि एक झारखंड को विधायकों की मंडी बना दिया। अब यह समझ में आएगा, कोई भी धनबल वाले हो उनको ये लगेगा कि नहीं, झारखंड उनके लिए उपजाऊ भूमि है, आइए झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त करिए और यहां से राज्यसभा चले जाइए। ये पूरे देश में किसी भी उद्योगपति को यदि राज्यसभा जाने की सनक सवार होगी तो सीधे सीधे झारखंड की, हाँ, झारखंड आएगा। और यहाँ एक और चीज उसमें जुड़ गया कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की, ये भी एक नया चीज जुड़ गया। तो मतलब सुरक्षित, चोरी भी करिए और सुरक्षित भी हो जाइए, गलत काम भी करिए, कानून भी तोड़िए और सुरक्षित हो जाए। तो ये तो और पुख्ता हो गया, इस बार के चुनाव ने और पुख्ता कर दिया कि झारखंड में जाइए, हॉर्स ट्रेडिंग करिए, विधायकों की खरीद फरोख्त करिए और आपके ऊपर कोई दाग नहीं लिखा, कोई सबूत नहीं मिलेगा। प्रणब झा की आपने चर्चा की, चूंकि प्रणब झा ने सीएम हेमंत से इसकी जांच की मांग की है, जबकि कांग्रेस की ओर से हथियार, लगता है कांग्रेस हथियार डाल चुकी है इस मामले में। देखिए कई तरह की चीजें हुई, जैसे कि हार के बाद, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से चुनाव के दौरान, चुनाव के दिन एक्टिव नजर आए 18 तारीख को, वो 2, 2:30, 3 बजे तक विधानसभा के अंदर ही थे, जब तक कि लगभग वोटिंग का समय था। और लगभग सभी विधायकों ने जब वोट दे दिया तो तब तक वो हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर थे। उसके बाद वो वहां से चले गए। तो वो जो कैमरे में जो कैद हुआ और जो उनकी सक्रियता दिखी, वो तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे थे, लेफ्ट के विधायकों से भी बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के विधायकों से भी, कांग्रेस के विधायकों से भी बात करे, तो वो अपने तौर पे आश्वस्त हुए होंगे तब वो वहां से रवाना हुए। लेकिन जो चुनाव परिणाम आया उससे उनको कितना झटका लगा, उसकी अपने तौर पे कैसे समीक्षा कर रहे हैं। प्रणब झा भी यही कहना था कि उनको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस चुनाव में गठबंधन को दोनों सीटों की जीत मिले, उसके लिए अपने तौर पे पूरी कोशिश की। 2 बार विधायक दल की बैठक बुलाई, आखिरी के 2 दिन में मॉक ड्रिल कराया, तमाम तरह की कसरतें हुई। लेकिन इन कसरतों के बावजूद भी अगर हार होती है तो प्रणब झा को उम्मीद है कि उसकी प्रतिक्रिया होगी और हेमंत सोरेन उसके लिए जो दंडित होंगे उनको अपने तौर पर दंड भी देंगे। लेकिन दंडित कौन होगा, कैसे पता चलेगा, कितनी क्रॉस वोटिंग है, क्या हुई, ये तो पता चल गया, लेकिन किसने किया ये अभी तक पता नहीं चला। किसने किया है पता नहीं लग रहा है। जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सीएम हेमंत जो है, या सीएम हेमंत और राहुल गांधी दोनों को जोड़ा है उन्होंने, कि आप 50 विधायकों के नेता हैं, तो 6 स्पष्ट रूप से 6 माइनस कर रहे हैं, तो 6 तो राजा तो जड्डू के। देखिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बयान दिया उसका फिर उन्होंने अगले दिन अपने तौर पे खंडन भी कर दिया कि नहीं, जो 50 नहीं 60 विधायकों के नेता हैं। उनको कई बार ऐसा लगा और कई बार चीजें आवेश में आके कई बार खो जाती है, किसी भी नेताओं से होते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ भी हो गया, जैसे आपको याद होगा जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने नाग वाली बात कर दी थी, फिर उसको अपने तरीके से उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये जो 50 विधायकों की उन्होंने बात की, वो हो सकता है कि ये मैसेज देने के लिए अपने तौर पे उन्होंने कहा होगा कि ये मैसेज जाए कि जो 6 कथित तौर पर गद्दार विधायक हैं जिन्होंने गठबंधन का साथ नहीं दिया, उसके लिए जेएमएम का जो रुख है बहुत सख्त है। लेकिन कई बार आप अपने ही पाले में गोल कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको लगा होगा कि नहीं, गोल कर लिया, अपने विधायकों की संख्या घटा ली, 56 से 50 कर लिया, तो फिर इसको उन्होंने अपने तौर पर अब फिर उन चीजों को डैमेज कंट्रोल करो और उसको दिखा रहे कि नहीं हमारे पास 56 नहीं, हमारे पास 60 विधायक हैं, 61 विधायक, तमाम तरह की डैमेज कंट्रोल की कोशिश उन्होंने की। बाकी इतना तो स्वीकार कर लिया ना कि 6 विधायक गद्दार थे, और इस बात का इंडिकेशन भी दे दिया है कहीं ना कहीं अब 6 विधायकों को 2029 के चुनाव के पहले पर कतरा जाएगा।
क्या इसकी संभावना बनती है क्या? इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई संभावना, देखिए हम आप सब लोग या मीडिया में भी ये चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जीत जो होती है उसके कई यार होते हैं, हार का कोई याद नहीं होता है। तो सब लोग इस बात की समीक्षा करते हैं या सब लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि गठबंधन के 6 विधायकों ने जो है वो अपने गठबंधन का साथ, उम्मीदवार का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ वोट किया। लेकिन कोई ये इस बात की भी चर्चा नहीं करती कि एनडीए के भी 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, मतलब क्रॉस वोटिंग क्या, उनके वोट रद्द हुए। तो इस बात की समीक्षा नहीं हो रही, क्योंकि आप जीत गए, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो इस बात को लेकर उस बात को खींचा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर 2 विधायकों ने इस तरीके से बर्ताव किया, या इस तरीके का, उन लोगों की भी तमाम तरह की ट्रेनिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अगर अपने वोट को एक तरीके से रद्द करवाया, तो ये कौन देखेगा? ये तो जो बीजेपी के जो चुनाव थे, नवीन जायसवाल, उनको पता होगा, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही। तो यही हम कह रहे हैं कि चीजें किस तरफ चलेगी। अगर यहाँ गठबंधन में अगर 6 विधायक है, तो एनडीए में भी 2 विधायक है, लेकिन बात 6 की हो रही है, 2 की नहीं हो रही है। तो नहीं, फिर सवाल वही है ना कि जिस तरीके से प्रणब झा ने उम्मीद जताई है, यदि आप इस तरह कह रहे हैं कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ विधायकों का पर नहीं कतरा जाएगा, कहीं गठबंधन भी वही चलता रहेगा, तब प्रणब झा जिस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और सीएम हेमंत से कर रहे हैं, तो क्या वो पूरी हो पाएगी? अब देखिए, हमें लगता है कि जो कुछ करना होगा वो मुख्यमंत्री के स्तर पर ही भी होगा, हो सकता है, लेकिन आप किसको दोषी ठहराइएगा? नहीं, मुख्यमंत्री को तो पता है कि दोषी कौन है। अब उनको पता ही है, ये तो आप देखिए, जो चुनाव के जो एजेंट थे वही बता सकते हैं। अब लेफ्ट के जो है वो हलदर महतो या और भी जो थे, इधर के राजू थे, उधर आरजेडी की तरफ से भोला यादव थे, कौन बताएगा? सब तो कहेगा, और सब लोग कह भी रहे हैं कि नहीं, मेरे सभी विधायकों ने वोट किया, सभी विधायकों, जेएमएम की तरफ से विनोद पांडे थे। सीएम के पास अपना एक सूचना तंत्र भी होता है ना, एक मिशनरी होती है उनके पास, तो उनको तो पता होगा कि गद्दार कौन है। देखिए, वोट तो ये सिर्फ आपका जो इलेक्शन एजेंट है, चुनाव एजेंट है, उसको दिखाना होता है कि आपने किसको वोट किया है। उस पर चुनाव एजेंट जो होता है वो उस अपने विधायक के वोट को रोक सकता है। लेकिन जो 4 गठबंधन के 4 घटक दल हैं, उनमें जो भी चुनाव एजेंट थे, उन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं की, या उन्होंने मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट नहीं किया कि मेरे विधायकों ने गठबंधन क्रॉस वोटिंग की या मेरे विधायकों ने नहीं किया। तो फिर कैसे पता चलेगा? क्योंकि गुप्त मतदान है ये। अब जब सब एक वोट बैलेट बॉक्स में गिर गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक का वोट है और ये कांग्रेस का है और ये लेफ्ट का है? मैं यही बात कर रहा हूं कि ऐसे पूरी गुत्थी उलझ गई है जिसको कोई सुलझा नहीं सकता और कभी सुलझेगा भी नहीं है। और यही चीज झारखंड ने करके दे दिया है आने वाले समय के लिए। पप्पू यादव तो कह रहे हैं उन्होंने गुत्थी सुलझा दिया। पप्पू यादव ने गुत्थी सुलझा दिया, तो पप्पू यादव के पास अगर इस तरह के सबूत है जो वो बोल रहे हैं, तो उनको उनके संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी अच्छे हैं, तो उनको झारखंड आना चाहिए। और तमाम सबूत जो वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, उसमें कुछ ही सबूत या उससे ठोस सबूत, उन्होंने कहा कि मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं नाम नहीं उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाए, प्राइमरी एविडेंस माना जाए, सेकेंडरी एविडेंस वो प्रस्तुत कर दे सीएम हेमंत के सामने। हाँ, वो आए तो वो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी जाकर कांग्रेस के आला कमान के पास भी अपने चीजें रख सकती हैं, तब ये पता चलेगा कि वाकई में गठबंधन के अंदर किया या कांग्रेस के अंदर किया या किसी कांग्रेस आला कमान को तो कहीं को डाउट है नहीं, उसमें तो उनकी ओर से तो के राजू ने चीजें साफ कर दी। फैसला तो सीएम हेमंत को लेना। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, यदि मान लीजिए कि राजद और माले ने ही गद्दारी की, क्या आपको दूर दूर तक यह संभावना नजर, और इस नजरिए से कि जेएमएम की ख्वाहिश रही है कि वह 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि इस बार भी जेएमएम की ओर से कहा गया था कि काश वे 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ते तो उनकी खुद की मेजॉरिटी होती है, महागठबंधन की सरकार चलाने की नौबत नहीं आती। तो क्या इस हालत में जब आरजेडी आरजेडी ने गद्दारी की है और कांग्रेस के दावे सच हैं, पप्पू यादव के दावे सच हैं, तो क्या उस हालत में 2029 के चुनाव के पहले राजद और माले पर जेएमएम कैंची चला सकती? कैसे चलाएगी आप बताइए? कि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक नोट के साथ कलकत्ता में पकड़े गए, उस मामले पे क्या हुआ?
उसमें तो मुख्य सरकार गिराने, यहाँ तो एक राज्यसभा सीट की बात है, वहां सरकार गिराने की बातें हो गई थी। उस मामले में क्या हुआ? कांग्रेस ने भी तो ऐसा कुछ पेश नहीं किया। कांग्रेस ने अगर उन 3 विधायकों पर कार्रवाई की होती तो एक मैसेज गया होता। जब कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है वो अगर अपने विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो हेमंत सोरेन किस आधार पर गठबंधन के विधायकों पर कार्रवाई करेंगे? यही मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई उदाहरण पेश किया होता तो हेमंत सोरेन उसको फॉलो कर रहे होते। अब हेमंत सोरेन किस आधार पर किस पर कार्रवाई करेंगे? इसका मतलब कि आगे भी जब राज्यसभा चुनाव होगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की, इसी तरह विधायकों की मंडी सस्ती रहेगी। हो सकता है अभी आने वाले समय में जो है महुआ माझी की सीट खाली होने वाली है। आंकड़ों के हिसाब से वो मतलब आंकड़े क्या, वो सीटिंग जेएमएम की है तो वो जेएमएम का हो गया, लेकिन वहां पर भी कोई अगर आ गया इसी तरीके से, कोई दूसरा नाचमानी आ गया, कोई आ गया तो फिर क्या हो सकता है? क्योंकि वहां पर भी तो जो झारखंड ने जो करके दिखा दिया है, तो ये तो एक मतलब एक सुनहरी धरती हो गई है कि यहाँ से आओ, यहाँ से जीत के राज्यसभा चुनाव में जीत के जाओ। मतलब जिस धरती को हम लोग सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा की भूमि कहते थे, अब वो जो है थैलीपतियों की भूमि बन गई। ये तो इस बार झारखंड के विधायकों ने करके दिखा दिया कि इस बार इस तरीके से किया है कि कोई सबूत ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मनीष आनंद जी। और आपने सुना कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं होनी है। गद्दार कौन थे, हो सकता है कि कई लोगों को पता हो, लेकिन उनकी गद्दारी सिद्ध कर देना, प्रमाणित कर देना एक बड़ी चुनौती है। देश में कई बड़े घोटाले हुए हैं जिनका ओर छोर आज तक पता नहीं लगा। उसी तरह से झारखंड का जो हाउस ट्रेडिंग है, इसका ओर छोर पता लगने वाला नहीं है। जहां तक ये दावे आ रहे हैं कि 2029 में सियासी समीकरण बदलेंगे, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई सियासी समीकरण नहीं बिगड़ने वाला है। महागठबंधन जिस रूप में आज कार्यरत है, पहले भी आगे भी काम करती रहेगी। जहां तक रहा प्रणब झा की आस या उनके न्याय की मांग, बेहद मुश्किल है कि प्रणब झा की यह मनोकामना पूरी हो, गद्दारों पर कार्रवाई हो। रही बात पप्पू यादव की, पप्पू यादव ने शानदार कहानी बुनी है, लेकिन उस कहानी में कई लोचा भी हैं। अभी पप्पू यादव उस सेकेंडरी एविडेंस के साथ आते हैं, कोई नया इनपुट सीएम हेमंत को देते हैं, सब तब शायद कोई बात बनती हुई नजर आए। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।